हाय फ्रेंड्स, आज के ऐसे हिंदी में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ आर्किटेक्ट निहार और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो जब हम इंटीरियर डिज़ाइन का बजट करते हैं तो एक तो हम इन चीज़ों को उसमें इंक्लूड करना भूल जाते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब काम स्टार्ट होता है उसके बाद जो स्कोप ऑफ वर्क है थोड़ा बढ़ता है और उसके बाद ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बिल के रूप में हमारे सामने आती हैं। और ये कोई अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि इसमें ना क्लाइंट खुश होता है, ना आर्किटेक्ट डिज़ाइनर खुश होता है, ना ही कॉन्ट्रैक्टर खुश होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, काफ़ी क्रिस्प है, टू द पॉइंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट है पुराना फर्नीचर रिफर्बिश करके यूज़ करना। कई बार लोगों को लगता है कि पुराना फर्नीचर यूज़ करेंगे तो उसका कॉस्टिंग जो है उनका 70% तक बच जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि जब आप पुराना फर्नीचर वैसे का वैसा यूज़ करते हो, मे बी आपने उसमें पॉलिश वगैरह चेंज कर दिया और यूज़ किया, तो ऑब्वियसली आपका कॉस्टिंग बहुत सेव होता है, आपके पैसे बहुत सेव होते हैं। पर कुछ फॉर एग्जांपल एक डोर है, आप चाहते हैं कि उसका सिर्फ लैमिनेट चेंज किया जाए, बट आपको लगता है डोर अच्छा है तो वही रिटेन करेंगे। उसमें क्या होता है, आपको एक लैमिनेट के ऊपर नया लैमिनेट नहीं लगा सकते, तो पहला लैमिनेट निकालना पड़ता है, तो उसमें लेबर बहुत ज़्यादा लगता है। के ऊपर हार्डवेयर नया लगेगा, आपके फिटिंग्स, आपके जो लॉक है वो नया लगेगा। तो अगर मटेरियल का कॉस्ट सिर्फ जो अंदर जो ब्लॉक बोर्ड है, प्लाई है, उसका सिर्फ कॉस्टिंग कम हो जाता है, बट आपका जो लेबर है वो बढ़ जाता है। तो इसमें लोगों को लगता है कि 70% उनका कॉस्टिंग बच जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली सिर्फ 30% ही आपका सेविंग होता है। तो अगर आपको आपके घर में का कोई भी ऐसा फर्नीचर है, प्रोबेबली कुछ ओल्ड विंटेज फर्नीचर है, कुछ सेंटिमेंटल वैल्यू अटैच्ड है, तो आपको अगर रिटेन करना है तो आप आपके डिज़ाइनर से या कॉन्ट्रैक्टर से पहले ही पूछ लीजिए कि अगर ये रिटेन करना है, फॉर एग्जांपल सिर्फ पॉलिश चेंज करना है, सिर्फ हार्डवेयर चेंज करना है, तो इससे कितना पैसा एक्स्ट्रा स्पेंड होगा इसमें। उसके बाद आप डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि मटेरियल कॉस्ट कम हो जाएगा और आप उसी को रिफर्बिश कर देंगे, तो उसमें ना बहुत बार टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, मतलब टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता है और लेबर भी ज़्यादा लगता है। तो ये आप पहले ही सोच लीजिए कि ये आइटम्स है, इसमें खर्चा कितना होने वाला है, और उस तरीके से कैलकुलेट करके आप आपके एस्टिमेट में डाल दीजिए, ताकि वो एंड में आपको कुछ शॉक नहीं लगेगा। अभी कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिनके बारे में हमें लेट थोड़ा रियलाइजेशन होता है। जैसे कि पहली चीज़ है, फॉर एग्जांपल आपके जो घर का एंट्रेंस है वहाँ पे बाहर की जो लॉबी है, लॉबी का पेंटिंग। तो शायद ऐसे हो सकता है कि बिल्डिंग ने जो एक बेसिक लॉबी का पेंटिंग करके दिया, बट आपके घर में इंटीरियर हुआ है और कई बार ऐसे होता है कि सामान बाहर स्टैक होता है, और उसके बाद जब आप घर का पूरा पेंटिंग करते हो तो इट्स अ गुड थिंग कि आप बाहर का भी जो लॉबी है उसको पेंट करें। तो वो एरिया अगर आपने इंक्लूड नहीं किया है तो वो आप अभी ध्यान में रखिए, आप अभी लिस्ट बनाइए, वो आप ऐड कर लीजिए। उसी के साथ जो बॉक्स ग्रिल होता है, बॉक्स ग्रिल को पेंट करने की कॉस्ट बहुत बार हम भूल जाते हैं, तो वो पकड़ लीजिए। उसी के साथ मॉस्किटो नेट्स हैं, तो कई बार बिल्डर्स जो है वो स्लाइडिंग विंडो के साथ एक जो है ना चैनल के लिए एक्स्ट्रा जगह ट्रैक दे देते हैं, जिसमें आपको मॉस्किटो का नेट लगाना होता है, बट वो ट्रैक देते हैं, बट फिर भी वो नेट प्रोवाइड नहीं करते। आई थिंक वो आपको पकड़ना चाहिए, या अगर ट्रैक भी नहीं दिया है तो आपको सोचना चाहिए कि आपको सेम ट्रैक में लगाना है या आपको एक्स्ट्रा ट्रैक लगाना है। तो उसका जो भी कॉस्टिंग है वो आपको सोच के उसमें ऐड करना है। और एक चीज़ है जो हम कई बार एस्टिमेट में भूल जाते हैं, वो है बाथ एक्सेसरीज ऐड करना। तो अगर बिल्डर ने कम्प्लीटली सिविल वर्क करके दिया है आपको और आप टॉयलेट में कुछ भी सिविल चेंजेस नहीं करना चाहते, तो बहुत बार हम ये एक्सेसरीज जो है मिस कर जाते हैं, हमें याद नहीं रहता। इट कुड बी दैट पार्टीशन जो आपको ड्राई और वेट एरिया में ऐड करना है, वो ग्लास पार्टीशन हो सकता है, या कुछ नैपकिन रिंग्स, या आपको अगर एक शॉवर कर्टन लगाना है वो हो सकता है। कुछ भी ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो ग्लास शेल्फ्स लगाते हैं आपके स्किन केयर, हेयर केयर, वो जो भी होता है उसके लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये हम कई बार भूल जाते हैं, तो वो आप अभी उसकी लिस्ट बना सकते हैं। एक्चुअली क्वारंटाइन का जो टाइम है ये बेस्ट है, क्योंकि अभी कोई भी साइट नहीं चल रहा है, कुछ भी काम नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट आपका जो पेपर वर्क है, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आप कर सकते हैं। तो आई थिंक आप एक काम कर सकते हैं, आपका प्रॉपर लाइक एक पेन एंड डायरी ले लीजिए मेरे लिए, और पूरे घर में हर एक स्पेस को देखकर आप नोट डाउन कीजिए। आपके पास एक डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा, तो फिर उस पर बेस्ड आप एस्टिमेट में देख सकते हैं कि कितनी चीज़ें उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है या आपको कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड करना है।
बहुत बार लोगों को ये लगता है कि उनको फ्लैट का पोजीशन मिलने के बाद उनको सिर्फ फॉल सीलिंग के लिए सीलिंग में एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने हैं और बाकी कुछ भी इलेक्ट्रिकल का एक्सपेंस नहीं है, सिर्फ फॉल सीलिंग का जो भी काम है उसका एक्सपेंस होगा। बट आपका जो MDB है, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, वो चेक करना, उसके अंदर के जो MCBs होते हैं वो चेक करना और लूपिंग चेक करना, आपका जो गीज़र है, जो भी हाई वोल्टेज पॉइंट्स है उसका वायरिंग कैसे किया है, ये सब इलेक्ट्रिशियन से चेक करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप थोड़ा सा लग्जरी पे कम स्पेंड करेंगे बट सेफ्टी पे ज़्यादा स्पेंड कीजिए, ये बहुत नेसेसरी है। तो आपके इलेक्ट्रिशियन को सारा जो वायरिंग है एक बार चेक करने के लिए बोलिए। अगर उसमें कुछ लूपिंग बराबर से नहीं किया है, फॉर एग्जांपल एक जो वायर निकलती है आपके MDB से, तो एक रूम के एक स्विच बोर्ड में वो जाती है और वहाँ से वो आगे जाती है, तो ये हर एक रूम के लिए अलग से लूप होना बहुत ज़रूरी है। तो लूपिंग चेक करना आपके इलेक्ट्रिशियन से चेक करवाना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसे होता है कि हाई वोल्टेज वाला, फॉर एग्जांपल आपका गीज़र है, तो उसका लाइन डिफरेंट होना चाहिए, उसका MCB डिफरेंट होना चाहिए और आपके बाथरूम के जो बाकी के लाइट फिटिंग्स है उसका जो का MCB है वो डिफरेंट होना चाहिए, तो वो एक दूसरे के साथ मिक्स ना हो तो बेटर है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो हमें पता भी नहीं होती, बट जो एक्सपर्ट है उस फील्ड में, इलेक्ट्रिशियन है, उसको पता होती है और वो आपको एक सेफ्टी के हिसाब से इस बारे में आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो उनकी बातें सुनना और वो जो बोलते हैं वो समझ के चेंजेस करना नेसेसरी। अगर कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस आपको उसके लिए पड़ने वाला है तो आप कीजिए। तो ये एक चीज़ है, ये हम लोग भूल जाते हैं। और एक चीज़ है जो नेसेसिटी नहीं है बट थोड़ी सी लग्जरी आप उसको कह सकते हैं। अगर आपके बेडरूम में आपको 2 वे पॉइंट्स लेने हैं, फॉर एग्जांपल एंट्री करते ही रूम में थंब रूल ये होता है कि एंट्री करते ही हम एक स्विच बोर्ड देते हैं ताकि आप डार्कनेस में आपको ज़्यादा देर चलना ना पड़े। आप जैसे ही अंदर आते हो आप एक लाइट चालू करो और फिर लाइट में आपको सब कुछ दिखे। और उसके बाद के जो स्विच बोर्ड्स होते हैं वो बेड के साइड, टेबल के साइड में स्विच बोर्ड होता है और ऐसे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो समझो आप रूम में आपने एंट्री कर दी और आपका जो लाइट है और फैन का पॉइंट है एंट्री के यहाँ पे आपने चालू कर दिया, फिर आप सोने के लिए चले गए और अभी आप बेड पे लेटे हो, आपको लाइट बंद करना है या फैन चालू ज़्यादा करना है, कम करना है, तो इसके लिए आप एक 2 वे स्विच दे सकते हैं जो आपके बेड के साइड टेबल पे होगा, जिसके लिए आपको फिर से उठना नहीं पड़ेगा। सो बेसिकली एक जो फैन है वो 2 स्विचेस से, 2 बटन से ऑपरेट होता है, उसको कहेंगे 2 वे स्विच। तो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, भले ही आपको लेकर आपके रूम में नेसेसरी नहीं है, बट आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन्स है तो उनके लिए आप ये कुछ छोटी छोटी एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अपहोल्स्ट्री, कर्टन और बेडिंग, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमेशा लास्ट के लिए रखी जाती है और इन चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि एंड में बहुत बार ऐसे होता है कि एज अ डिज़ाइनर, एज एन आर्किटेक्ट, मुझे पता है एक प्रोजेक्ट के लिए कितना टाइम लगेगा और मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ उतने टाइम के लिए, उतना सिलेक्शन करने के लिए। बट कई बार क्लाइंट्स है ना एंड तक थोड़े से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनको ये प्रोजेक्ट ख़त्म करना है और उनको वहाँ पर शिफ्ट होना है। ऐसे फीलिंग में उनको लगता है कि जल्दी जल्दी में इसको ख़त्म कर देंगे, बट आई थिंक इट्स नेसेसरी कि उसके लिए अच्छे से टाइम रखिए, अच्छे से कर्टन सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा खर्चा हो गया है और आपको लगता है कि आप उतने कर्टन जो आपने सोचा था नहीं ले सकते, देन प्रोबेबली आपको लग रहा है शेयर कर्टन बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है, तो आप प्लेन कर्टन ले लीजिए, शेयर आप अभी मत ले लीजिए। बट उसके लिए जो भी आपको ट्रैक लगाना है, ट्रैक आप दोनों कर्टन के लिए लगा के लीजिए। सो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। आप थोड़ा सा अगर डिस्कस करेंगे आपके डिज़ाइनर के साथ तो ऐसा कुछ आइडिया निकल सकता है। आपको टीवी अभी नहीं लगाना है बट उसका प्रोविज़न करके रखिए, पॉइंट लेके रखिए। इसी तरह ये जो सारी चीज़ें हैं ना, एंड में कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, इससे आपके घर का टोटल जो लुक है ना इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैट्रेसेस में अगर आप देखेंगे तो 50,000 20,000 से लेकर एक्चुअली 1 लाख तक आपको मैट्रेस मिलता है। बट आपको कैसा मैट्रेस चाहिए? आपको कुछ ऑर्थोपेडिक मैट्रेस चाहिए? आपको किस तरीके का मैट्रेस चाहिए? कौन से लेयर्स चाहिए? आपको किस ब्रांड का पर्टिकुलर मैट्रेस चाहिए? कितने इंचेस का चाहिए? तो ये काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है उसकी कॉस्टिंग क्या होती है। तो इसके लिए आप पहले से पैसे अलग से रखिए। तो बेडिंग्स के लिए भी आप सब कुछ, अगर आप कर्टन्स ले लेंगे तो उससे कॉम्प्लीमेंट करने वाला, आपके रूम के थीम के साथ मैच करने वाले फ्रेश अगर आप बेडिंग्स लेंगे, बेड स्प्रेड्स लेंगे तो अच्छा लगता है। तो ये भी आप माइंड में रखिए और ये भी आपका खर्चा होने वाला है। उसी के साथ जो डोर मैट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें है ना, डोर मैट्स, नैपकिन्स, आपके किचन नैपकिन्स, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। तो ये भी आप आपके एस्टिमेट में ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है वाइट गुड्स का इंस्टॉलेशन और उसका मेंटेनेंस कॉस्ट। तो अगर आपके पास आपके पहले घर में एसी है, मे बी आपके पास 2 स्प्लिट एसीज ऑलरेडी है, आप चाहते हैं कि वही एसीज आपके नए घर में यूज़ करें और ये कम्प्लीटली पॉसिबल है। बट इसके पहले कुछ ऐसी कॉस्टिंग होती है जो आपको फिर भी करना पड़ेगा, कुछ खर्चा जो कि है, अगर आपको यहाँ से सिस्टम निकालना है तो वो निकाल के उसका मेंटेनेंस करना, उसका सर्विसिंग करना, उसके बाद उसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस होंगे, जो नए घर पे लेके जाना, वहाँ पर आपका एसी लगाने का जो भी पाइपिंग
पाइपिंग, कॉपर पाइपिंग उसका होगा, तो जो भी टेक्निकल उसका पर्सन आके एक्सप्लेन करेंगे आपको, वो बेसिकली पाइपिंग का जो भी कॉस्टिंग होता है वो आपको करना पड़ेगा। हमने एक्चुअली एसी इंस्टॉलेशन के ऊपर एक वीडियो ऐड किया, उसका कार्ड मैं ऐड कर दूंगी, वो आप चेक कर लीजिएगा, उसमें सारा कॉस्टिंग सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। और उसी के साथ आपको एसी जहाँ पर लगाना है उधर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको कुछ पैनलिंग करना पड़ेगा, उसके बारे में भी हमने उस वीडियो में बात की है। तो वो पैनलिंग, ये सारा जो खर्चा होता है वो होता ही है। और अगर आप चिमनी लगा रहे हो, किचन में हॉब लगा रहे हो, तो हॉब के लिए आपका काउंटर का जो कटिंग करना पड़ता है, फिर उसको फिट करते हैं, तो उसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। चिमनी लगाने के लिए कौन से हाइट पे लगाना है ये सब, और चिमनी को कैसे यूज़ करना है, ये उसका जो इंस्टॉलेशन होता है उसके भी चार्जेस होते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें होती हैं ना जिनका इंस्टॉलेशन के साथ कुछ खर्चा होता है, ये भी आपको पहले से आप पूछ लीजिए, और पहले से आप ये अकाउंट में आपका जो खर्चा है, आपका जो एस्टिमेट है, उसमें आप ऐड कर दीजिए। इसी के साथ टीवी, डीटीएच, वाईफाई, ये सारी जो चीज़ें होती हैं उनके भी इंस्टॉलेशन का खर्चा होता है। छोटे छोटे कॉस्ट होते हैं, बट यही छोटी छोटी चीज़ें बनकर एक बड़ा अमाउंट बनता है, तो ये आप लिख लीजिए। और कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपका शिफ्टिंग का कॉस्ट, तो आपके पहले के घर से आपके नए घर में सामान शिफ्ट करना, ऑब्वियसली आप अगर आपको फर्नीचर नया लेने वाले हैं वो चीज़ें नहीं होंगी, बट काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आपके किचन का सामान होगा और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बेसिकली नए घर में शिफ्ट करने के लिए आप किसी प्रोफेशनल एजेंसी को देने वाले हैं काम, तो उनका क्या कॉस्टिंग है, क्या उनके चार्जेस हैं, ये भी आप पूछ लीजिए, ये भी आप ऑलरेडी डाल दीजिए, तो आप अच्छे से प्रिपेयर्ड रहेंगे कि ये भी एक बड़ी कॉस्ट है जो आपको पे करनी है। उसी के साथ पेस्ट कंट्रोल जो है, कई बार लोग भूल जाते हैं कि पेस्ट कंट्रोल भी ज़रूरी है। और अगर आपने रॉ स्टेज में फ्लैट लिया है बिल्डर से, तो आपका जो सिविल वर्क है, फ्लोरिंग है, स्टार्ट होने से पहले भी एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जैसे मैंने कहा, तो ये आप पहले ही पेस्ट कंट्रोल एजेंसी से बात कर लीजिए कि कौन से स्टेजेस में कैसे क्या क्या करना है, और आप क्या चाहते हैं, कौन सी टाइप की ट्रीटमेंट आपको चाहिए, इसके बारे में भी वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल मत भूलिए। ये वीडियो रिकॉर्ड करना काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है, सारे कुत्ते अभी भौंक रहे हैं, इतने ब्रेक्स लेने मुझे पड़ रहे हैं, लाइट जा रहा है, लोग बात कर रहे हैं, बट एनीवेज विल पावर थ्रू। सो मैं बात कर रही थी प्रोफेशनल क्लीनिंग के बारे में। तो आपके घर के इंटीरियर का काम कंप्लीट होने के बाद भी आप पेंटर्स से क्लीनिंग कराते हैं, आपके जो हाउस हेल्प होंगे उनसे घर साफ़ कराएंगे, फिर भी जो डस्ट होती है ना, एकदम माइन्यूट डस्ट जो आंखों को भी नहीं दिखती है, वो पूरे घर में होती है और जो निकलने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। सो हम पिछले कुछ साइट से प्रोफेशनल क्लीनर्स को ये काम देते हैं। तो ये एक टीम होती है जो ट्रेंड है, प्रोफेशनली ये काम करते हैं क्लीनिंग का। वो आपको पूछते हैं कि आपका घर कितना एरिया है, कितने रूम्स हैं, और एक्चुअली उसके हिसाब से वो लोगों को भेजते हैं। मे बी अ टीम ऑफ 4 पीपल, 5 पीपल, उनके पास सब क्लीनिंग एजेंट्स होते हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ वो आपको सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। और आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज़ उनको पता है कि कौन सा सरफेस किस तरीके से क्लीन करना है। हमने जो एक्सपीरियंस किया था, सो आई थिंक अराउंड डिपेंड करता है, इट कुड बी बिटवीन से 8,000 to 25,000 के रेंज में होता है। डिपेंड करता है आपका घर कितने रूम्स का है इसके ऊपर, और आपको क्या क्लीन करके चाहिए। तो डीप क्लीनिंग सर्विसेज है, अगर आपको सब कुछ वॉल से लेके फ्लोर सीलिंग सब कुछ क्लीन करना है, या आपको सिर्फ वॉल्स क्लीनिंग करने हैं, या आपको आपका जो फर्नीचर है वो शैम्पू वॉश करना है, तो ये आई थिंक आप कर सकते हैं। क्योंकि नो मैटर कि कितने लोग क्लीन करें, बट ट्रेंड लोग अच्छे से सब उनके क्लीनिंग सप्लाईज के साथ क्लीन करते हैं ना, उसके बाद बहुत अच्छा होता है। एंड आई थिंक इट इज़ हेल्दी ऑल्सो। अगर इतने सारे डस्ट में रहना इट्स नॉट गुड, तो वो पूरा एक बार डस्ट निकल जाता है, तो वो भी आप पकड़ लीजिए। आई एम सेइंग 10,000 पकड़ लो आपके घर के हिसाब से। चाहिए तो आप किसी क्लीनिंग एजेंसी को फ़ोन करो और उनसे पूछ लो। इसी के साथ कवरिंग एंड पैकिंग मटेरियल भी आप पकड़ लीजिए। फॉर एग्जांपल आपके घर में जो फर्नीचर होगा, पेंटिंग, अगर आप समझो कि आपका पेंटिंग नहीं हुआ और आपके यहाँ पे फर्नीचर डिलीवरी हो गई, या आपका एग्जिस्टिंग कुछ फर्नीचर ऑलरेडी रखा हुआ है, तो उस सबको अच्छे से रैप करना बहुत नेसेसरी है। सिर्फ ऊपर से कपड़ा डाल के ढकेंगे तो कहीं ना कहीं से सॉडस्ट उसमें चली जाती है, और फिर उसको निकालना एक हेडेक है। तो इसके लिए बबल रैप और मास्किंग टेप्स का ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं होता। 3,000 पकड़ लीजिए पूरे घर के लिए, कुछ भी आपको बबल रैप करना है। मिरर्स हैं, एंड का जो क्लीनिंग होता है तभी आपको कुछ सर्फेसेस क्लीन करना है, आपके अप्लायंसेस अगर आपको कवर करके रखने हैं, तो ये आप एक कवरिंग मटेरियल का जो कॉस्ट है वो आप पकड़ लीजिए। अभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आर्किटेक्ट्स नहीं हैं, या आप आर्किटेक्ट्स हैं बट आपको एक्सपीरियंस नहीं है, या आप डिज़ाइनर है, फ्रेशर है, तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पहले से कैसे पता रहेगा। नॉट जस्ट कि
फ्रेशर्स बट एक्चुअली एक्सपीरियंस लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि कई बार चीज़ें याद नहीं रहती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका रेट बढ़ जाता है, कुछ चीज़ें आपने जो सोची थी उससे ज़्यादा महंगी चीज़ें पसंद आती है। तो ये सबके साथ होता है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, टोटल आपका जो एस्टिमेट निकलता है उसमें हम 10 to 15% कंटिजेंसीज ऐड करते हैं। तो वो एक ऐसी फिगर है जो आपको, भले आपने अगर सोचा था कि आपको से 70,000 का सोफ़ा लेना है बट आपको 80,000 का सोफ़ा अच्छा लगे, आपके कर्टन्स महंगे हो गए, आपके टाइल्स महंगे हो गए, तो इसमें जो भी थोड़ा कम ज़्यादा होता है ना, ये जो 15 या 10-15% कंटिजेंसीज है ना, उसको बैलेंस कर लेती है। फॉर एग्जांपल कहीं आपका कॉस्टिंग बढ़ गया तो आप इसमें से उतने पैसे माइनस कर दो, फिर आपको समझेगा कि मेरे पास अभी इतना ही बफर है, मेरे पास 50,000 का बफर है, उसी में मुझे कम ज़्यादा करना है। फिर अगर आपने किचन का स्टोन एक्सपेंसिव ले लिया तो कुछ दूसरा है वो थोड़ा आपने जो सोचा था उसे थोड़ा सस्ता सेलेक्ट करने की कोशिश करो। आई एम नॉट सेइंग कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी, बट अगेन अच्छे क्वालिटी में भी आपको रेंज आप एडजस्ट कर सकते हो। सो बेसिकली ये जो फिगर है ये आपको माइंड में रखनी है। कुछ ज़्यादा कर रहे हो इसमें से माइनस करो तो आपको समझ जाएगा। बहुत ही बेसिक है, आप एक बार थोड़ा सा कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे तो आपको समझ जाएगा। आई नो मैंने इसके पहले के पॉइंट पे भी आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट ये रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपके पूरे घर का इंटीरियर होने के बाद सारे वर्कर्स निकल गए, सारे एजेंसी के लोग वहाँ से निकल गए, आपका आर्किटेक्ट भी घर से निकल गया। उसके बाद एक चीज़ जो आपको करनी है, आपके घर का जो लॉक है उस लॉक का बैरल चेंज करना है। तो जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं उसमें मेन डोर होता है और एक सेफ्टी डोर होता है, तो उसमें से हम हमेशा एक ही डोर की की हमारे पास रखते हैं, या कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं या किसी और को देते हैं, और दूसरी जो की है वो हम कभी भी यूज़ नहीं करते, किसी को हम क्लाइंट से वो नहीं लेते। तो पूरा काम होने के बाद जो कीज़ हमारे पास थे, जो हमने कॉन्ट्रैक्टर को दिए थे, या वो कीज़ जो बिल्डर काम कर रहा था तब उसने शायद इलेक्ट्रिशियन को दिया होगा, पेंटर को दिया होगा। सो बेसिकली जो चाबी होती है बहुत लोग उसको यूज़ करते हैं, उसके 3-3 सेट होते हैं, काफ़ी लोगों में वो चाबी घूमती रहती है। तो पूरा प्रोजेक्ट होने के बाद ये नेसेसरी है कि आप आपके घर का लॉक चेंज करें, एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन काम कर रहा था, आप उसके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं। इट कुड बी मेरी टीम काम कर रही है या मैं काम कर रही हूँ, फिर भी आपको ये आपके सेफ्टी के लिए चेंज करना है, और आपको उसके लिए पूरा कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ना उसमें आपको कुछ तोड़ना है। आपका जो लॉक है उसके अंदर का जो बैरल है वो आपको चेंज करना पड़ता है। अभी गोदरेज या यूरोपा ये सारी कंपनीज़ में उसका सिर्फ बैरल आपको अलग से मिलता है, तो उसके लिए आपको कुछ पूरे दरवाजे को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अंदर का बैरल चेंज करना है। और ये आपको करना है एकदम लास्ट में, कि उसके बाद आपको वो चाबी किसी को भी नहीं देनी पड़े, वो सिर्फ आपके पास रहेगी। सो दिस इज़ फॉर योर सेफ्टी। सो आई थिंक इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो शूट करना, मैंने जैसे कहा, काफ़ी चैलेंजिंग था, काफ़ी सारे उसमें ऑब्स्टिकल्स आए, फिर भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो मुझे कमेंट्स में बताइए इस वीडियो का ऐसा कौन सा हिस्सा था, कोई ऐसा पॉइंट जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। मैं आपके कमेंट्स पढ़ना चाहूँगी और आपको रिप्लाई करना चाहूँगी। मिलेंगे जल्द ही एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय।